अच्छी खासी चहल पहल थी। बाहर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खिलखिला रहा था। हंसी ठहाकों की गूंज अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। गगन जी का भी मन कर रहा था कि वो भी अपने परिवार के साथ बैठे बातें करें, और तो अपने बीमार शरीर और उदास मन को लिए अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। आजकल शरीर साथ नहीं देता, बूढ़ा और बीमार हो चुका है, ज्यादा बोल भी नहीं पाते, पर मन बहुत करता है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बातें करने का। प्रिय तो उन्हीं के थी कि आज पत्नी उनके साथ न बैठती थी और ना ही ज्यादा बातें करती थी। हालांकि ये अलग बात है कि खाना पीना दवायां सब कुछ सही समय पर को जरूर दे जाती थी। जिन लोगों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं थी तो वहीं जो जलालत के बावजूद इस घर में रह गई, उनके जैसे शख्स के साथ निभाए गए खामोशी का आवरण ओढ़े हमेशा चुपचाप से ही रहती हैं। जानते थे कि बाहर बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और उनको हंसते बोलते देखकर सिर्फ मुस्कुराकर चुपचाप उन लोगों को देख रहे थे। आज भी याद है उन्हें जब सुमन उनकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। कितनी खुश मिजाज थी वो, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसका स्वभाव तो पसंद आया था उन्हें जब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की शादी से देखा था। बस एक नज़र में ही उनकी बेबाक खासी उनके दिल को भा गई थी और इसीलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। यह नहीं पता था कि इसी हंसी के दुश्मन हो जाएंगे। अफसर अम्मा से भी खाली थी, आखिर बहू का इतना हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं था, और फिर अपनी अम्मा का मन रखने के लिए गगन जीपी सुमन को ही डांट कर चुप करा देते थे। लेकिन सुमन की क्या करती, अपने स्वाभाविक स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकती थी, और उसका स्वभाव तो वैसे ही हंसमुख था, तो फिर कुछ देर बाद वापस वैसे ही हो जाती। गगन जी ही मन मुस्कुरा कर रह जाते, पर अम्मा के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद सुमन का स्वाभाविक स्वभाव कहाँ गायब हो गया, उसी कसम आज भी गगन जी के मन में थी। जरा सी हिम्मत नहीं कर पाए अपनी अम्मा के सामने, ये जानते हुए कि पटरी सही है, और पत्नी को ही दबा कर रख दिया। उस दिन छोटी बहन जानकी की सगाई थी, बड़ी बहन आरती भी घर पर आई हुई थी और कई खास रिश्तेदार घर पर मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। सुमन और आरती ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया था। सुमन के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। बाहर सभी खास रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। गगन भी उन्हीं लोगों के साथ था। इधर सुमन रसोई में काम कर ही रही थी कि बाहर से अम्मा जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कौन बेरी मेरी दुश्मन पीछे पड़ा है। अचानक अम्मा की आवाज सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। अम्मा अपने कमरे में थी। नगर ने आकर अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, इस तरह रो क्यों रही हो, क्या हो गया। पर अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़े मारकर रो रही थी। चुप होने का लाभ ही नहीं ले रही थी। बताओ तो सही हुआ क्या है, रोना बंद करोगे तो हमें पता चलेगा ना। पीछे से मामा जी ने भी कहा। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, जानकी के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ है, मिल नहीं रहे, जरूर चोरी हो गए होंगे। यह भगवान, मैं इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। अम्मा रोटी रोटी बोली। अम्मा के बोलते ही अजीब सी खामोशी घर में छा गई। अरे ध्यान से देख, इन्हीं सवाल हाल में कहीं रखा होगा। मामा जी दोबारा बोले, भैया पूरा सामान ऊपर से नीचे करके देख चुकी हूँ, पर गहने नहीं है, जरूर चोरी हुए होंगे। अरे सोंग बोल, एक बार हमें देखने दे अम्मा को। पर हटाकर मामा जी को सामान से करने लगे, लेकिन उसने गहने नहीं थी। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, अरे गहने कोई इन सामानों के साथ रखेगा क्या, अलमारी में रख दिए होंगे, तुमने देख जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा, सामान तो आती और सुमन रख रही थी। हाथों आती और सुमन से पूछने, जरूर उन्होंने अलमारी में रख होंगे। मामा जी के समझा ने पर अम्मा ने आशा भरी नजरों से आती की तरफ देखा तो ने कहा, अम्मा मुझे क्या देख रही है, कोई मैंने थोड़ी ना घर ले लिए हैं, इसलिए बहुत से पूछो, उसे ने कहीं रख दिए होंगे। के जवाब को सुनकर सुमन दंग रह गए, क्योंकि गहनों की थाली तो आते ही उठाकर लाई थी और गहने रखे भी उसी नहीं थे। जीजे ऐसा क्यों बोल रही हो, गहने तो आप ही ने कराई थी ना। सुमन का ऐसा कहना हुआ और आरती ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरे मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, यह दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे बापू जिंदा होते तो मजाल थी, कोई मुझे इतना कहकर दिखा देता। उसे रोता देखकर अम्मा सुमन पर दहाड़ पड़ी, खबरदार से मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया तो तूने ही गहने लिए होंगे कि मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैं से, इसे मेरे संस्कार
कूट कूट कर भरी हैं तो बाहर से आई है। जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को दे दिए होंगे, तभी मेरे मायके वाले इतनी जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम लगा सकती है। मैंने तो गहनों की शकल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है, सुमन ने पलटकर जवाब दे दिया। बस फिर क्या था, आते और अम्मा दोनों ही सुमन पर चल पड़ी, लेकिन इस बार सुमन के बराबर जवाब दे रही थी। आखिर उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी न थी। घर में इतना हंगामा होते देखकर मामा जी ने बीच बचाव किया, लेकिन आती और अम्मा तो चुप होने का लाभ नहीं ले रही थी। सच बता कर ने कहा, पर है अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरी माँ बाप से जाकर गहने ले लेंगे और वही सबके सामने उनकी इज्जत की मुठिया मिल करेंगे। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं जो आपके घर पर बुलाए पर आएंगे और सामान चोरी करके ले जाएंगे। सुमन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। बस सुमन, तुम मेरी अम्मा से किस तरह से बात कर रही है? याद रखो तुम घर की बहू हो, अपनी आवाज को नीचे रखकर बोलो, और अगर गहने भी लिए ही हैं तो दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक गगन सुमन पर बिगड़ गया। गगन के इस जवाब से सुमन हक्की बक्की रह गई। गगन भी उस पर ही इल्जाम लगा रहा था। एक लड़की जो ससुराल को अपना घर मान लेती है, आज वहां सुमन बिल्कुल अकेली खड़ी थी। पति तक साथ नहीं था। गगन के जवाब के बाद सुमन की नजर आती से टकराई तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी, लेकिन तब तक आर्थिक का 9 साल का बेटा अपने हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही बोला, माँ ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने सामान में रख दिया। से देखते ही आरती के चेहरे पर पसीने के बूंदे चमकने लगी। उसके चेहरे पर डर के देखकर मरवा 0 बच्चे के हाथों से अपने हाथों में ले ली और उस पोटली को खोलकर देखा तो सब भौचक के रह गए हैं। उसमें जानकी के ससुराल से आए हुए गहने थे। सबने हैरानी से आर्थिक की तरफ देखा तो बेशर्मों की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रिश्तेदार मुंह पर हाथ रखकर दबी जुबान में से बातें करने लगे। तभी अम्मा बोली, अरे वो भूल गई होगी रखकर, इसमें जुबान दबाकर बात करने की क्या जरूरत है? और फिर सुमन से बोली, बेटी मेरी, उसने गहरे गहने चुराए नहीं थे बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास, उसकी बराबरी की सोचना भी मत। पत्रों ने यहाँ जो इस तरह से सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर उनसे बात की है, ना उसकी माफी मांग मुझसे। अम्मा की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई औरत ऐसी निर्णय कैसे हो सकती है? उसने आशा भरी नजरों से गगन की तरफ देखा, लेकिन गगन 2 नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। कर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब इतना हंगामा हो ही गया, रिश्तेदार भी धीरे धीरे मगर वहां से रवाना हो गए। यहाँ तक कि आरती ने भी देर नहीं की वहां से रवाना होने से। अब घर में अम्मा, जानकी, गगन, मामाजी, बुआजी और सुमन ही बचे थे। लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई कि जब तक बहू माफी नहीं मांगेगे तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं होंगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी? आखिर गगन ने समझाया, अम्मा जो बात हो गई अब उसे छोड़, होगी आप पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसे कैसे छोड़ दे? तेरी पत्नी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, माफी मांगनी ही पड़ेगी। अम्मा अपने ही अर्थ में बोली, पर अम्मा, आती जीजी ने भी तो गलती की थी। आखिर सुमन की क्या गलती? अरे वाह, आज तो बीवी के लिए तो अपनी बहन को गलत बता रहा है। अरे गहने रखकर भूल गई होगी। भला कौन व्यक्ति अपने घर में चोरी करती है? लेकिन बहू बहू को तो इज्जत को ढक कर रखना चाहिए थी, वो भी सबके सामने बेशर्मों की तरह लथपथ मुझसे। अब तो उसका साथ दे रहा है, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था। पर याद रख, पटरी तो फिर भी उसे दोबारा मिल जाएगी। माँ नहीं मिलेगी दोबारा, अम्मा आंसू बहाते हुए बोली। आखिर अपनी माँ को रोता देखकर वहां से उठा और सीधे सुमन के पास कमरे में पहुंच गया और जाकर बोला, सुमन क्या आयत में बैठी हुई हो तो जाकर अम्मा से माफी मांग लो ना। देखो उन्होंने पानी की बूंद तक नहीं की है, कहीं उनकी तबीयत खराब न हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं क्यों माफी मांगू? चोरी तुम्हारी बहन ने की थी, मैंने थोड़ी ना की थी। मेरे माँ बाप को ताने भी लोग मारे गए थे, इल्जाम भी मुझ पर लगा रहे थे, और माफी भी मैं ही मांगू? तुम्हारी अम्मा पानी नहीं पी रही हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकते। आखिर उनकी गलती के लिए मैं क्यों माफी मांगू? सुमन समझो तो देखो, पत्नी तो
मुझे और मिल जाएंगे, लेकिन मात्र एक ही है मेरे पास, वह दोबारा नहीं मिलेंगी। तुम्हारी एक माफी से उन्हें खुशी मिलती है तो माफी मांग लो ना, जगन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसके जवाब से सुमन के अंदर कुछ दरक गया। पत्नी और मिल जाएंगी पर मां दूसरी नहीं मिलेगी। तो पत्नी फिर हाथ थामकर इस घर में लाई क्यों गई? इस घर में मेरी जगह कहाँ है? सोच सोचकर सुमन का रोना छूट गया। पर माता पिता को दुख ना हो, उन तक यह बात न पहुंचे, इसलिए आंसुओं का घूंट पीकर मामा जी और बुआ जी के सामने उसने अम्मा से आखिर पैर छूकर माफी मांग मिली, जिससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली। लेकिन सुमन के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। इग्नू आखिरी दिन था जब सुमन को इतना बोलते हुए देखा था। उसके बाद तो बिल्कुल खामोश हो गई। अब न हो ज्यादा किसी से बोलती थी और न ही खिलखिलाती थी। हाँ और हो में जवाब देकर अपने काम से काम खत्म करती थी। न किसी से लेना न किसी को देना, जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते गगन जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सफल अंदर कमरे में आए। हाथ में पानी का गिलास था, वहीं पास वाली दवाइयां निकाली और गगन जी को देते हुए हाथ आगे बढ़ा दी। लेकिन गगन जी ने हाथ में दवाई लेने की जगह अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपने कंपकपाती आवाज में कहा, सुमन अब तो माफ कर दो मुझको। उनकी आवाज सुनकर सुमन ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देते हुए बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है। सुमन माफ कर दो मुझे, तेरी इतनी सालों की खामोशी नासूर बन चुकी है मेरे लिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं है जी, माफी मांगते हैं। इस घर में गलतियों के लिए कोई माफी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती की माफी मंगवाई जाती है। सुमन पति हूँ मैं, तेरा ऋण माफी का हकदार हूँ, मुझे माफ कर दो। गगन जिन्हें जोर देते हुए कहा, हाँ पत्नी पत्नी का क्या है, और तो और भी मिल जाती हैं। फिर मुझसे माफी मांगकर क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? कर सुमन कमरे के बाहर निकल गए। गगन से के पास सिवा पछताने के और कुछ नहीं था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।